नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का आईटॉक पेज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो शो है किताबी मुलाकात का, इस शो में आज हम नई पुस्तक पे बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, फयाज हुसैन जी हैं। इन्होंने अपनी किताब लिखी है। सबसे पहली किताब है इनकी, उपन्यास है, जो कि जिसका आप जो कवर पेज है वो देख पा रहे होंगे। जो पूरी किताब है उस तरह दिखती है। और ये इस किताब का टाइटल है डिसीजन, और इसका कवर पेज भी बहुत अट्रैक्टिव है। कहा बेसिकली इनका पहला उपन्यास है, पहला अटेम्प्ट इन्होंने किया है और बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। जो रियलिटी है वो सारी चीजें इन्होंने दिखाई हैं इस किताब में। क्योंकि जैसे किताब की जो पृष्ठभूमि है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आधार पर आधारित है। और इनके पीछे का आप कवर पेज देख सकते हैं। तो ये किताब राजमंगल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। और ये किताब जो है 199 रुपए की है। और ये उपलब्ध है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, आप ऑर्डर कर सकते हैं। हो सकता है इसका किंडल वर्जन भी अपडेट हो। वो सारी चीजें हम आज बातचीत करेंगे इस पे। और इस किताब को लिखने के पीछे का क्या मकसद था, और इतना अट्रैक्टिव टाइटल जो कि फयाज हुसैन जी ने लिया है, इन सब के पीछे का जो भी रीजन रहा, वो सब चीज पे आज हम बातचीत करेंगे। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ फयाज हुसैन जी आपका। अंकित जी, सबसे पहले तो जी मैं सर। आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपका और आपकी टीम का कि आपने एक प्लेटफॉर्म, एक मौका दिया है नए लेखकों को। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि लिखते हुए मतलब 6 महीने बीत चुके हैं किताब मेरी प्रकाशित हुए। तो नए लेखकों से लोग बात नहीं जी करना चाहते, मतलब हर हर किसी को एक बड़ा लेखक चाहिए अपने यहाँ बुलाने के लिए। तो आपका एक बहुत ही सार्थक प्रयास है ये कि नए लोगों को आप मौका दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपकी टीम। बहुत शुक्रिया सर आपका। और मेरा ये मानना है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो नए लेखकों के ऊपर ही है। क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि जो भी मार्केट में जो भी किताबें लिखी जा रही हैं, वो भी आपने जो पहली किताब लिखी है वो भी आपने हिंदी में लिखी है। सबसे अच्छी बात है कि आपने हिंदी के लिए और नए लेखकों के लिए यहाँ पे आपने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। इसके लिए भी मैं आपका सर बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूंगा। तो सर, बहुत जो बहुत मेरा शुक्रिया। पहला सवाल है इस किताब जी, मेरा पहला सवाल ये कि जो आपने कवर पेज दिया है बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इसके पीछे का क्या रीजन है, और जो टाइटल है डिसीजन, ये भी बहुत अट्रैक्टिव है कि किताब के अंदर की जो पढ़ने की जिज्ञासा आ जाती है इस टाइटल को देखकर। जैसे कि मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि किताब का जो पूरा नाम है वो है डिसीजन, मोहब्बत या मजहब। तो इन सारी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। तो मेरा सर पहला सवाल ये है कि इस विषय को लेने का क्या आपके माइंड में पर्सपेक्टिव था, और इसके पीछे के क्या क्या कारण थे? देखिए, सबसे पहले कवर पेज की बात करें तो प्रतिक्रिया मिली-जुली आई है। कुछ लोगों ने अच्छा कहा है, कुछ लोगों ने बुरा कहा है, कुछ लोगों ने मतलब काफ़ी सलाह दिया है कि इसको और बेहतर करवाया जा सकता था। पर मैंने साधारण कवर पेज रखने का प्रयास किया है, क्योंकि मतलब मार्केट में तो एक से खूबसूरत कवर पेज है, लेकिन कभी-कभी क्या है कि साधारण कवर पेज भी आपको आकर्षित करता है कि भाई किताब जी में क्या ऐसी सिंप्लिसिटी होगी, कितनी साधारणता होगी कि चलो इसको उठाते हैं। और रही टाइटल की बात, तो ये देखा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो धर्म और राजनीति का गठजोड़ है और उसके भारतीय समाज पर प्रभाव क्या है। आप देखिए कि भारत में एक प्राचीन समय से परंपरागत रूप से हम एक सामाजिक संस्कृति रहे हैं। तो मतलब कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि लोगों के बीच वैमनस्यता बढ़ रही है, मानसिक वैचारिक, क्या कहता है पहले वैचारिक मतभेद थे, और वैचारिक मतभेद वर्तमान समय में जो है वो मनभेद तक मतलब उतर आए हैं। तो ये सबको जी मैंने इस किताब में लिखने का प्रयास किया है। भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को मतलब कैसे हम लोग जो बचा के अभी तक चले आ रहे थे, उसको आगे तक कैसे बचाया जाए, ये हमारा और आपका ही कर्तव्य और दायित्व है। तो उसके लिए इसमें लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि इसका जो मूल कथानक है वो अयोध्या जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, राम मंदिर फैसला, उस पे जी मैंने इसका मूल कथानक रखा है, इसलिए इसका नाम रखा है डिसीजन, मोहब्बत या मजहब। जी। जी। बहुत शुक्रिया सर। जैसे मैंने किताब पढ़ी आपकी, तो मुझे पता चला कि बेसिकली किताब जो है हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी पर आधारित उपन्यास है ये। तो ऐसा क्या आपके मतलब आपने जो विषय चॉइस किया इस किताब को लिखने का, जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया राम मंदिर के रिगार्डिंग, उसके बाद आपने इस किताब को लिखना शुरू किया, और पूरा पर्सपेक्टिव वहीं से है अगर आप देखें किताब की आधारशिला। तो लिखने वक्त जब आप ऐसा टॉपिक आपने लिया, हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी, उसमें सर बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। कई लोगों ने आपको शायद हो सकता है लिखते वक्त या लिखने के बाद आपके पास लव जिहाद जैसा अभी जैसे टॉपिक
हमेशा सुर्खियों में रहा है। तो इन सब चीजों को भी लेकर कहीं ना कहीं आपकी किताब भी चर्चा में रहती होगी सर। तो ऐसी क्या क्या चुनौतियां थी जो आपको लिखते वक्त महसूस करनी पड़ी या फिर सहनी पड़ी, वो आप दर्शकों से शेयर करिए। हाँ, सबसे पहले तो बात यही होती है कि जब आप कोई कहानी सोचते हैं तो सबसे पहले जो आपके आसपास के लोग होते हैं उन्हें आप बताते हैं। तो मैंने भी अपने आसपास के लोगों को एक कुछ कहानी सुनाई, जिसमें लड़की जो नायिका थी वो हिंदू है और नायक मुसलमान है। फरहान इसका जो मुख्य नायक है और नायिका स्वाति है। तो मेरे कुछ जो हिंदू दोस्त थे, मतलब बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं, मुझे नहीं लगता था कि उनकी सोच इतनी संकीर्ण हो सकती है कि जब मैंने इस कहानी का कथानक उन्हें सुनाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी नायिका मुस्लिम क्यों नहीं हो सकती और नायक हिंदू क्यों नहीं हो सकता है। तब मुझे जी लगा कि चलो कोई नहीं, प्रतिक्रियाएं लोगों की आती रहती हैं। और किताब के बाद भी हाल ही फिलहाल एक समीक्षा लिखी गई है एक किसी लेखक द्वारा, उस पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं कि भाई नायक ही मुसलमान क्यों है, लड़की हिंदू क्यों है। बात ये नहीं है कि नायक कौन है, नायिका किस धर्म से संबंधित है। तो आप जी किताब को पढ़ने के बाद ये देखिए कि किताब में जो विषय है उस विषय के माध्यम से लेखक क्या पूछना चाहता है और संदेश बिल्कुल। क्या देना चाहता है। तो ये जो विषय मैंने चुना है वो इसलिए चुना है क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर बहुत सारे धर्म है। कहते हैं कि भारत जो है राष्ट्रों का राष्ट्र है, कोई एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ बहुत सारे राष्ट्र हैं। भारत समाजों का समाज है, यहाँ बहुत सारे समाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी और पता नहीं कितनी संस्कृतियां हैं। तो जी ये जो संस्कृतियां हैं और जो समाज है और जो बहुत सारे राष्ट्रों का भारत राष्ट्र है, उस राष्ट्र में एक मजबूती थी, वो थी सामाजिक संस्कृति, जिसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं। जी उस कंपोजिट कल्चर के ताने बाने को मतलब तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम एकता कह सकते हैं आप, इस किताब के माध्यम से मैंने हिंदू मुस्लिम एकता और खास तौर से इसका जो नायक है फरहान, उसने कुछ सवाल उठाए हैं इस किताब में। वह उन जी सवालों के माध्यम से ये पूछना चाहता है कि वर्तमान समाज में जो घटित हो रहा है क्या वो सही है या गलत है। ऐसा नहीं है कि इस में नायक ने कोई गलत प्रतिक्रिया दी है, वह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उसको सवाल है, जिन सवालों को वो लोगों से पूछना चाहता है और उन सवालों के आधार पर लोगों से सांप्रदायिक कह दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल चलता यही है कि अगर आप हिंदू हैं जो किसी भी धर्म से संबंधित है और अगर आप दूसरे धर्म के व्यक्ति से 4 सवाल पूछ लें तो वो निश्चित रूप से आप पर सांप्रदायिकता का टोला उड़ा देगा, क्योंकि आपके विचार जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो यही मैंने जी प्रयास बताने का किया है कि आखिर ऐसी मानसिकता क्यों बदल रही है हम लोगों की। सवाल ये नहीं है कि जी मानसिकता बदल गई है, सवाल ये है कि मानसिकता क्यों बदल रही है। इस क्यों का उत्तर ढूंढने का मैंने प्रयास किया है इसका। जी जी, जैसे कि आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि क्या इस किताब को लिखने के पीछे का रीजन था। बाकी सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी किताब जो है वो आपने इसमें टोटल 22 भागों में आपने इसको लिखा है, मतलब 22 चैप्टर हम कह सकते जी हैं जो कि इंटरेक्टिव हैं। और जो कि पहला जब मैंने पढ़ना शुरू किया आपकी किताब तो सपने भी हकीकत होते हैं जो कि पहला चैप्टर है। और आपने इस किताब के कैरेक्टर्स का भी जिक्र किया कि इसमें फरहान और स्वाति की एक प्रेम कहानी है जो कि अंतिम किताब के अंतिम तक, अगर आप अंतिम पेज पे भी देखें तो वहां तक चलती रहती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आपको इस किताब को लिखते वक्त वो कौन कौन सी चुनौतियां आई जो कि आप एज ए नए युवा लेखक, क्योंकि बहुत सारे युवा लेखक लिख रहे हैं और वो अपनी किताब को पब्लिश भी कराना चाहते हैं, तो सारी चुनौतियां जो आपने फेस की वो एक बार डिस्कस करें कि उनको भी एटलीस्ट जी मोटिवेट हो सकें कि आखिर जो उनकी पहली किताब आ रही है तो उनको लेकर वो संकोच में ना रहे कि हाँ लिखने के बाद क्या होगा, क्या पाठकों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। ये आपने ये फर्स्ट नए अटेम्प्ट अपना दिया है और बहुत ही खूबसूरती तरीके से लिखा है। नए नए लेखक के तौर पर जो सबसे बड़ी समस्या चुनौती होती है कि नया लेखक है उसके पास कहानियां बहुत सारी हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ जी अच्छी कहानियां नहीं है, अच्छी कहानियां भी होती हैं। लेकिन आप किताब लिख जी लेते हैं, आप उसको टाइपिंग करवा लेते हैं, उसके बाद समस्या खड़ी होती है कि अब वो आप प्रकाशित कहाँ से करवाएंगे, क्योंकि आप नए लेखक हैं, आप कोई छापना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई इन पे इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे को डुबोना है। और तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रकाशित कहाँ से कराया जाए। इसमें लंबा समय भी लग जाता है, जी कभी कभी एक किताब आपने कहानी लिख ली है, अब वो आपने मेल कर दी है, अब वहां से जवाब आने में कभी 2-2 साल लग जाते हैं। तो यहाँ धैर्य की आवश्यकता होती है कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और आप अच्छी जगह, सबसे पहला प्रयास करें कि आप अच्छी जगह भेजें जो अच्छे प्रकाशक हैं। भारत में कुछ स्थापित जी प्रकाशक हैं, उनके पास अपनी किताब भेजने का प्रयास करें आप। कुछ जगह से उत्तर आ भी जाता है, कुछ जगह से आपकी किताब का उत्तर ही नहीं आता है कि भाई आपको प्रकाशित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तब अब जी वैसे आप बिल्कुल। अब वर्तमान दौर में जो डिजिटल चल रहा है सारा, तो उतना टफ नहीं रह गया है प्रकाशित कराना। आप सेल्फ पब्लिशिंग भी अपनी किताब करा सकते हैं और आजकल भारत में भी सेल्फ पब्लिशिंग को बुरा नहीं माना जा रहा है, आप करा सकते हैं।
कुछ छोटे प्रकाशक भी जी, हैं, आप वहां से भी अपनी किताब को प्रकाशित करा सकते हैं। अगर आपको अपनी कहानी पर विश्वास है, यकीन है, और आपको लगता है कि यह कहानी लोगों को झकझोरे, जरूरत नहीं है कि आपकी कहानी लोगों को झकझोर दे, वो पढ़ने आपकी कहानी अंत में एक संदेश छोड़े, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप उसके साथ जुड़े रहिए। एक लंबी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है किताब प्रकाशित कराना। कभी कभी 2 ढाई साल भी लग बिल्कुल। सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। मुझे इस किताब को प्रकाशित कराने में पूरे 2 साल लगे लिखने के बाद। तो एक लंबी प्रक्रिया जी, हो जाती है, फिर भी आप लगे रहिए अपनी किताब के साथ, कोई ना कोई आपको देखेगा, आपको पढ़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है आप किताब भेजते हैं, लोग पढ़ते नहीं है, जवाब भी नहीं देते। घबराए नहीं, आप अपनी किताब को लोगों के पास जी, भेजते रहें प्रकाशित कराने के लिए, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी कोई मंच देगा आपको। और आप जैसे लोग हैं जो नए लेखकों को मंच दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नए लेखकों और नए लोगों को भी लोगों के सामने लाना चाहते हैं। जी। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने इस किताब में जो कहानियाँ लिखी हैं वो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 22 भागों में ये कहानी लिखी गई है, 22 चैप्टर हैं इस किताब के। तो इस किताब में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, उसी के बेस पे है ये पूरी किताब। और मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जो अपने, क्योंकि आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और ये किताब भी जी, उसी जी। पर्सपेक्टिव में लिखी गई है। जी, तो ऐसा क्या था कि आपने दोनों चीज़ों को मतलब ऐसे एटलीस्ट साथ लेके चले और आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक कॉलेज के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे क्या रीज़न था सर? मैं इस सब मूल कथानक जो है वो मैंने राम मंदिर का जो निर्णय था अयोध्या मंदिर पे, जो बाबरी मस्जिद पे था, उसको रखा है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि को इसलिए चुना है क्योंकि उसके माध्यम से मैं बहुत सारी चीजें लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि मैं स्वयं अलीगढ़ का विद्यार्थी हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे सवाल करते हैं कि अलीगढ़ में बहुत ज्यादा मुस्लिम कट्टरता है, वहाँ हिंदू स्टूडेंट्स को नहीं रहने दिया जाता है। तो मैंने कुछ करेक्टर ऐसे रखे हैं, जैसे राकेश चौधरी है, सोनू है, वैभव है, कुछ करेक्टर्स हिंदू भी इसमें है उपन्यास में, जो करेक्टर अलीगढ़ की वास्तविकता को दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ में बिल्कुल मुस्लिम जी, मुस्लिम है चारों तरफ। वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने बच्चों की तरह पालती है। आप कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाइए, हिंदू जरूर लगा है, लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं जो बनारस में ही पढ़ते हैं, तो उन्हें हिंदू विद्यार्थियों से जी, अधिक इसमें सम्मान और प्यार मिलता है। इसमें बनारस जी, का भी जिक्र किया है मैंने, बनारस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो लड़की जो है पीएचडी के लिए बनारस चली जाती है, तो उसका भी जिक्र किया है मैंने। जी, तो हिंदू मुस्लिम लगने से ऐसा नहीं है कि वो जगह मुसलमानों की या हिंदुओं की हो गई, ऐसा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, वहाँ हिंदू मुस्लिम विद्यार्थियों को बराबर सम्मान और प्यार दिया जाता है। और एक कारण और है जी, अलीगढ़ को इसमें रखने का, क्योंकि मैं अलीगढ़ का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जब मैं अलीगढ़ पहुंचा और वहां मैंने आज जो देखा है वो ये है कि अलीगढ़ की जो आप इतिहास जो सुनते हैं, वो एक माजी जो अलीगढ़ का है वो खो गया है अलीगढ़ से, अब वो चीज अलीगढ़ में नहीं है। तो मैंने उसको भी लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है कि अलीगढ़ के स्टूडेंट्स जो है वो इस उपन्यास को अगर अलीगढ़ का विद्यार्थी पढ़ेगा तो वो ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पाएगा इससे, क्योंकि इसकी आधी कहानी जो है वो अलीगढ़ तक चलती है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर बिल्कुल, चलती है। तो मैंने इसके माध्यम से जी, एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या मतलब आगे और अच्छा उसको किया जा सकता है, हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो नाम था वो नाम बना रहे उसका, उसको इसमें दिखाने का भी प्रयास किया है। और साथ ही जी, साथ भारतीय समाज में कैसे धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है वो भी दिखाने का प्रयास। जी। मेरा सर अगला सवाल ये है कि जो आपने पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बचपन से ही आप इंटरेस्टिंग थे राइटिंग में, या फिर एक ऐसा स्टेज आया कि आप मोटिवेट हुए और फिर आपने पुस्तक लिखी? देखिए, लिखने का तो ऐसा है कि बचपन से ही लिखते रहते थे, फेसबुक पे भी कभी कभी कविताएं पोस्ट करते रहते हैं, उर्दू गजल भी लिखते थे, नज्म भी लिखते हैं, लेकिन कभी प्रकाशित कराने का नहीं सोचा। और प्रेरणा के तौर पे तो बहुत सारे नाम है, हिंदी नाम भी है, उर्दू के साहित्यकारों के नाम भी है, क्योंकि हिंदी साहित्य बीए में एक विषय भी रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद जी को भी पढ़ा, महादेवी वर्मा, हरिशंकर प्रसाद, बहुत सारे लोगों को पढ़ा, जैसे बहुत सारे, और यहाँ मंटो को भी पढ़ा है, इसमें चुट्टे जी को भी पढ़ा। तो प्रेरणा तो बहुत सारी, लेकिन इस उपन्यास को लिखने की जो सबसे महत्वपूर्ण मूल प्रेरणा है वो यह है कि आज जो घट रहा है समाज में, उसने मुझे सबसे ज्यादा कसोटा अंदर से, कि क्यों ना, असल में क्या है कि आप अपने विचार आपके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं, वो बहुत तरीकों से आप व्यक्त कर सकते हैं। आप लोगों से लड़ सकते हैं, आप लोगों से जी, झगड़ सकते हैं, आप लोगों को मार सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है वह लेखन है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने विचार लोगों तक पहुंचाने हैं,
आपको जब लिखना होगा तो उसमें आपको एक विचार चाहिए होगा, एक मूल विचार। तो वर्तमान समाज जी में जो आपको, मैंने बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं मैं, कि वर्तमान भारतीय समाज में धर्म और राजनीति के गठजोड़ ने जो भारतीय समाज को विघटित किया है, भारतीय सामाजिक संरचना को तोड़ा है, इस स्थिति ने मुझे सबसे ज्यादा लिखने के लिए प्रेरित किया है इस पुस्तक को। ये सुपर है। जी। तो सर इस किताब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि दर्शकों ने खुद ही लेखक के जुबान से सुना कि क्या क्या इस किताब के अंदर है, और उन कहीं ना कहीं दर्शकों में ये जिज्ञासा आ गई हुई कि इस किताब को पढ़ने की, तो आप इस किताब को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही मेरा एक अंतिम सवाल है जो कि फयाज हुसैन जी से है। मेरा ये सवाल है कि सर जैसे कि आपने किताब लिखी, तो आपको पब्लिकेशन, जैसे आपने राजमंगल पब्लिकेशन से कराया, तो जैसे आपने जिक्र किया कि पब्लिकेशन में भी दिक्कत आती है, नए युवा लेखक लिखते हैं तो उनको पब्लिकेशन ढूंढनी पड़ती है, फर्स्ट टाइम वो ढूंढते हैं तब जाके, और कहीं ना कहीं उनको रिजेक्शन भी मिलती है। तो आप क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने पहले बहुत सारे बहुत पब्लिकेशन को किताबें भेजी पब्लिश होने के लिए, लेकिन आपको पता चला कि नहीं वो रिजेक्ट हुई, फिर अंतिम जाकर अंतिम जो चॉइस थी जहां से किताब प्रकाशित हुई आपकी, राजमंगल प्रकाशन, इन्होंने आप पे विश्वास करके आपको ही प्रकाशित किया, और आज ये किताब मार्केट में सभी के द्वारा पढ़ी जा रही है। हाँ, सब तो यही बड़ी समस्या है कि जब आप किताब अपनी भेजते हैं, जो बड़े प्रकाशक हैं, स्थापित प्रकाशक हैं, तो वो आपको छापना नहीं चाहते। मतलब कुछ लोग तो जवाब दे देते हैं। अगर आप, मेरा मानना है कि आप 10-50 लोगों के पास ही भेजते हैं, 2-3 लोग जवाब देते हैं आपको कि आपकी किताब हमें खेद है कि नहीं छाप पाएंगे। बाकी 40-45 लोग तो जवाब भी नहीं देते हैं आपको क्या किताब छापी जाएगी नहीं छापी जाएगी, वो पड़ा रहता है पेंडिंग में। पर कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप भेजते रहिए, कोई ना कोई तो छापेगा, कोई ना कोई आपको पहचानेगा। एक नहीं छपेगी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, लिखते रहिए, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डरना नहीं है। ये नहीं है कि एक भाई मेरी किताब इन्होंने नहीं छापी तो कहानी अच्छी नहीं होगी। हो सकता है उनके पास भी सैकड़ों हजारों किताबें आती हैं छपने के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर लिखने का जज्बा है और साहस है तो आप लिखिए, कभी ना कभी आपको प्रकाशक और पढ़ने वाले जरूर मिलेंगे। जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस बात को बताया और हमारे इस चर्चा में आपने भाग लिया, इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे पेज पे आए। और मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो इनकी किताब है, जैसे इन्होंने बताया कि लव जिहाद को लेकर, चाहे अभी इन्होंने जिक्र किया कि इसमें जो कैरेक्टर है किताब में स्वाति का, वो लड़की हिंदू क्यों है, मुस्लिम क्यों नहीं हो सकती, तो इन सब चीजों पर दर्शक ध्यान ना देते हुए, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि इस किताब को लिखने का मकसद है कि आप वहाँ की जो हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी है, जो कि पृष्ठभूमि, जिसकी पृष्ठभूमि में लिखी गई है किताब, आप उसको पढ़ें और इससे अच्छी सीख लें। ना कि जैसे जिक्र किया फयाज हुसैन जी भी ने कि किताब जरूर लव जिहाद के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं एक, जैसे इन्होंने बताया कि धर्म और सांस्कृतिक जो हमारी पृष्ठभूमि है उसके ऊपर जुड़ी हुई किताब, तो आप उसको बरकरार रखें और किताब को, इस किताब से बहुत सारी चीजें जो है सीखी जा सकती हैं। साथ ही नए लेखक जो कि अभी लिख रहे हैं वो इनकी किताब बिल्कुल खरीद करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी किताब पब्लिश होकर मार्केट में आ गई है। बाकी जो भी हमारे दर्शक हैं जो भी उपन्यास पढ़ने में रुचि रखते हैं, कहानियां पढ़ने में रुचि रखते हैं, वो ये इनकी किताब पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी किताब है, और जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, तो आप इसको अंत तक पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि कहानियां कहीं ना कहीं इसमें पिरो के रखती हैं आपको अंत तक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। क्योंकि कैरेक्टर्स इसमें जो हैं, जैसे सारे कैरेक्टर्स का जिक्र किया उन्होंने, तो सारे कैरेक्टर्स आपको इसमें कहीं ना कहीं बांधे रखेंगे अंत तक, ये ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए मैं फयाज हुसैन जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने टाइम निकाला, इसके लिए सर मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका भी आभार व्यक्त करना तरफ से चाहता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर।